और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी में निकाय चुनाव 2 दिन होने हैं, जिसमें 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 13 मई को चुनाव के नतीजे भी जारी हो जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और झांसी हैं। प्रयागराज और लखनऊ, इसके साथ ही देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी शामिल हैं। और इसी के साथ दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिनमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर और चित्रकूट, अयोध्या और बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके विस्तृत विवरण अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। जो हमारे आरओ और एआरओ है, तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल है प्रथम चरण के लिए और 17 अप्रैल है दूसरे चरण के लिए। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय और जमा करने का दिनांक प्रथम चरण के लिए 11/4/23 से 17/4/23 तक रखा गया है और द्वितीय चरण में 17/4/23 से लेकर 24/4/2023 तक रखा गया है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 18/4/2023 को प्रथम चरण के लिए और 25/4 को द्वितीय चरण के लिए रखा गया। प्रतीक आवंटन पहले चरण का अभ्यर्थन वापसी जो है वो 20 तारीख को प्रथम चरण का होगा और 27 तारीख को द्वितीय चरण का होगा। प्रतीक आवंटन 21 तारीख को प्रथम चरण के लिए 21 अप्रैल को और द्वितीय चरण का 28 अप्रैल को होगा। तो निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 20 अप्रैल है और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल है। और इसी के साथ पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह 21 अप्रैल को मिल जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 28 अप्रैल को मिलेंगे। इस बार 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों में चुनाव कराया जाना है और इन चुनावों के लिए 4,32,31,827 वोटर्स हैं, जिसमें कि 2,29,83,728 पुरुष वोटर्स हैं और 2,02,48,099 महिला वोटर्स हैं। निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों की जो दावे हैं, वो दावे भी हम आपको दिखाते हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है, लेकिन हमारी तैयारियां तो विधानसभा चुनाव परिणाम जब मार्च 2022 में आए तो उसके बाद से शुरू हो गई थी और हम लोग 3 महीने पहले ही चुनाव के लिए तैयार थे। अच्छी बात यह है कि आज हम जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसे देने में भी सफल हुए हैं और आज चुनाव की घोषणा भी हुई है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत भी करता हूं और पूर्ण विश्वास है कि चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे वार्ड हो, कमल बहुत बड़े पैमाने पर खिलने वाला है और जनता ट्रिपल इंजन सरकार भी बनाना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर अब तमाम सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट तैयार करने की, जो लगभग पूरी हो चुकी है। तो सिर्फ ऐलान की औपचारिकता ही बाकी है और उस रणनीति पर भी काम किया जा रहा है जिससे कि शहर की सरकार में फाइट दमदार हो सके। तो बीजेपी की रणनीति निकाय चुनाव में हर वर्ग को मौका देने की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है। बीजेपी इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों पर भी दांव लगाने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी का केवल जिताऊ उम्मीदवार पर ही फोकस है। बीजेपी बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, वहीं अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने की नसीहत दी है।
बीजेपी निकाय चुनाव में भी विकास के मुद्दे को भुनाएगी तो माना यह जा रहा है कि सपा नेताजी के नाम पर फिर से चुनावी मैदान में दिखेगी। बीजेपी का फोकस महिला और युवाओं पर है, लेकिन एसपी जाति की राजनीति को हवा देने की तैयारी में है। विधानसभा की सीट, 3 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती है तो नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं भी भारतीय जनता पार्टी की झोली की ओर आए, इसकी एक बेहतर रणनीति अभी से तैयार हो जानी चाहिए। कमल निशान जिसके पास होगा, जिसके पास कमल निशान होगा, वह गोरखपुर के नागरिक का प्रत्याशी होगा। ये हमारा संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाइयों बहनों, आपके विकास को कोई बाधित नहीं। पार्टी के लोग न दलित प्रेमी है, न पिछड़ा प्रेमी है, न अगड़ा प्रेमी है। जब विधानसभा चुनाव हो रहा था भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाए थे, गिरी गई थी। फिर जब अभी चुनाव 2000 निकाय का आ रहा है तो मानवर कांसी राम जी की मूर्ति का अनावरण करने चले गए। अब मैंने सुना है कि वो अब जा रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब की जन्मभूमि जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, इनका चरित्र और इनका जिस प्रकार की सोच है समाज जानता है। नगर निकाय चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते के घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को, आदरणीय मोदी जी की बातों को, आदरणीय योगी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में, दोनों चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते। सभा भी हमला बोला है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। समाजवादी पार्टी का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरी तरह से गुंडे माफिया मवालियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी रही है। तो निकाय चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, अब यह भी आपको समझना चाहिए। स्वच्छ और ग्रीन सिटी का संदेश दिया जा रहा है। हर ब्लॉक में स्टेडियम की बात सीएम योगी कर चुके हैं। बेहतर कानून व्यवस्था को भी भुनाने की कोशिश होगी। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। सरकारी योजनाएं गिनाए जा रहे हैं। माफिया पर एक्शन की बात सीएम बार बार कहते रहे हैं। महिला सुरक्षा का भी जिक्र काफी ज्यादा इन चुनावों में होगा। सीएम योगी ने एक बार फिर माफिया को कड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने माफिया गुंडे बदमाशों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि यूपी में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लोगों के दुश्मन बने माफिया को आज जान के लाले पड़े हुए हैं। जनता को डराने वालों को कोर्ट से सजा मिल रही है। कोर्ट सजा सुनाती है, माफिया की पैंट गीली हो जाती है। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन माफियाओं पर एक्शन की जानकारी जल्दी से दे देते हैं। योगी सरकार ने 6 साल में 62 माफियाओं पर कार्रवाई की है। माफिया गैंग के 466 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया गुंडों पर कार्रवाई जारी है। संपत्तियों को जब्त किया गया, अवैध कब्जों से छुड़वाया गया। अवैध संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और अब तक करीब 1578 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। 1100 करोड़ की अवैध संपत्ति कब्जा मुक्त करवाई गई है या फिर ध्वस्त करा दी गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से यूपी सरकार माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0-40 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का कार्य उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। पहले उमेश पाल मर्डर के दोषियों का एनकाउंटर और फिर बुलडोजर से प्रहार। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए असरदार है। और एक बार फिर सीएम योगी ने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताते थे, आज उन्हें अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। जब अदालत उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है।
सियासी संरक्षण मिलने के बाद जरायम की दुनिया में आतंक मचाने वाले अतीक एंड फैमिली अब भागे भागे फिर रहे हैं। यूपी की सबसे बड़ी महिला इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है और उमेश पाल की हत्या में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों को भी वांछित कर दिया गया है। यानी जो माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबको जान के लाले पड़े हुए हैं और ये किसी और ने नहीं बल्कि सीएम योगी ने कहा है। उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इधर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। निकाय चुनाव के रण में माफियाओं पर एक्शन का मुद्दा भी गरमाने लगा है, क्योंकि सीएम योगी ने विपक्ष को साफ संदेश दिया है कि 2017 से पहले माफियाओं का राज था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, लेकिन अब यूपी में माफिया का इलाज सरकार के पास है। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। चाहे विधानसभा की बात हो या फिर विकास का मंच, सीएम योगी एक तरफ माफियाओं पर हो रहे एक्शन का मुद्दा उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ पिछली सरकार पर डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं और जनता के बीच ये भी संदेश दे रहे हैं कि जो माफिया पहले कानून को चुनौती देते थे, अब उसका इलाज हो रहा है। अतीक एंड फैमिली का सर्वनाश हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रतापगढ़ में सियासत के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों पत्नी से तलाक को लेकर काफी सुर्खियों में है। अक्सर सियासत में उठा पटक करने वाले राजा भैया पारिवारिक कलह को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि कुंडा से विधायक राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेने वाले हैं, जिसकी सुनवाई कल दिल्ली के साकेत कोर्ट में होने वाली है। पूर्व मंत्री और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। पारिवारिक कलह के कारण राजा भैया पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेने का फैसला लिया है। इसके लिए राजा भैया ने दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी की राहें 27 साल बाद जुदा हो सकती हैं। राजा भैया की तरफ से दिल्ली के साकेत कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई है। ये पिटीशन नवंबर 2022 में फाइल किया गया है, जिसमें 10 अप्रैल 2023 की डेट कोर्ट ने सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 14 नवंबर 2022 को पिटीशन फाइल की गई। 18 नवंबर 2022 को कोर्ट ने ऑर्डर किया है। 19 नवंबर 2022 को कोर्ट ने इशू किया।
इसके साथ ही राजा भैया और पत्नी भानवी सिंह की लड़ाई कोर्ट तक आ गई है। बताया जाता है कि पति पत्नी की आपसी लड़ाई को सुलझाने के लिए कई सियासतदानों ने भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। राजा भैया ने अब तो तलाक की नोटिस भी पत्नी को भेज दिया है। यही कोर्ट की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई लोगों ने बीच बचाव और मध्यस्थता भी करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी है। दरअसल खबर है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई की वजह राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल हैं। कुछ महीने पहले पत्नी भानवी सिंह ने अक्षय प्रताप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था, जिससे राजा भैया काफी नाराज चल रहे थे। वहीं बताया जाता है कि फरवरी माह में राजा भैया की पत्नी भानवी ने अक्षय प्रताप समेत 5 लोगों के विरुद्ध दिल्ली के EOW थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वहीं उस मुकदमे में रानी भानवी का आरोप था कि अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल ने उनकी कंपनी को जाली सिग्नेचर के जरिए जो है हड़पने का प्रयास किया था। रघुराज प्रताप सिंह और पत्नी भानवी सिंह से तलाक की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर 27 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे हंसता खेलता परिवार अलग होने का फैसला ले लिया। जब से पारिवारिक कलह शुरू हुई और जो मुकदमे महारानी की तरफ से लिखाए गए, उसके बाद जो है ये जो सुनने को आ रहा है कि दोनों के बीच तलाक की स्थिति हो रही है और यदि तलाक होता है तो उसका नुकसान राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक सब तरह से होना तय है। बहरहाल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। अब कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया और इसके अलावा पीएम मोदी ने आज देश में बाघों की आबादी का नया आंकड़ा भी जारी किया। गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है और भारत में दुनिया के करीब 7% बाघ हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज टाइगर रिजर्व के दौरे पर ब्लैक हैट, प्रिंटेड टी शर्ट, खाकी पैंट और काले रंग के जूते पहने हुए नजर आए। पीएम मोदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी गए। टाइगर की फोटो लेने के बाद पीएम मोदी हाथियों के पास भी गए और उन्हें गन्ना खिलाया। पीएम मोदी के टाइगर रिजर्व दौरे की कई तस्वीरें सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। और इसी के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।